हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रिजवान सर और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स। देखिए बच्चों, आज हम इस चैप्टर में अर्थ के जो मेजर 2 डोमेन्स हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि एक आपका ओशियंस है और दूसरा कॉन्टिनेंट्स। ठीक, चैप्टर को शुरू करने से पहले हम एक कोट पढ़ते हैं जो इस बुक में दी हुई है। चलिए उसको पढ़ लेते हैं। The ocean is everything. It covers 7/10 of the terrestrial globe. यानी कि जो ओशियंस हैं वो सब कुछ हैं, यानी उनमें बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारे क्रिएचर्स उसके अंदर मौजूद हैं। इट कवर्स 7/10, यानी 7/10 का मतलब है कि लगभग 70% जो ग्लोब है, टेरिस्ट्रियल जो ग्लोब है, उसको ये कवर करता है। साथ ही साथ इट्स ब्रीथ इज़ प्योर एंड हेल्दी। इट इज़ एन इमेंस डेजर्ट वेयर मैन इज़ नेवर लोनली। यहाँ पर जो ब्रीथ है वो बहुत ज़्यादा प्योर एंड हेल्दी है और ये एक बहुत ही विशाल, बहुत ही बड़ा एक डेजर्ट है। अब सुनकर आपको अजीब लग रहा होगा कि भाई ये कैसा डेजर्ट है। डेजर्ट का मतलब तो ड्राई होता है ना। तो डेजर्ट का मतलब ये है, आगे लाइन सुनिए, वेयर मैन इज़ नेवर लोनली। आमतौर पर जो डेजर्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैबिटेट नहीं होते हैं, तो वहाँ पर लोग बहुत कम पाए जाते हैं। तो ऐसी जगह पर इंसान अपने आप को अकेला महसूस करता है। लेकिन ये जो महासागर हैं, जो ओशियंस हैं, वो इस तरह के डेजर्ट है जहाँ पर इंसान कभी भी अकेला महसूस नहीं करता है। वो अपने आसपास बहुत सारी हलचल महसूस करता है, यानी फॉर ही फील्स लाइफ स्टिरिंग ऑल अराउंड। द ओशन इज़ द वास्ट रिजर्वायर ऑफ नेचर। ये नेचर के बहुत ही वास्ट रिजर्वायर्स हैं, यहाँ पर बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद, आप जानते हैं। द ग्लोब बिगेन विद द ओशन, सो टू स्पीक। और ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जा सकता है कि जो ग्लोब है उसकी जो शुरुआत हुई थी वो ओशंस के साथ में ही हुई थी। एंड हु नोज, और कौन ये जानता है, इफ़ इट विल नॉट एंड विद इट, और क्या पता ऐसा हो कि जो ग्लोब है उसकी जो एंडिंग हो वो भी महासागरों के साथ ही हो। कितना ब्यूटीफुल ये कोट है। चलिए अब हम अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए बिग क्वेश्चन हैं आपके। सबसे पहला है व्हाट आर ओशियंस एंड व्हाट आर कॉन्टिनेंट्स। तो पहला क्वेश्चन ये कि ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं। दूसरा आपका है व्हाट आर देयर नेम्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं उनके नेम बताने हैं आपको, और जो अलग अलग ओशियंस है उनके नेम्स बताने हैं। और साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन न्यू कहाँ पर मौजूद है ना, ये देखना है हमको। उसके साथ साथ दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो ये है, इन वॉट वेज डू ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट इम्पैक्ट लाइफ ऑन अर्थ इंक्लूडिंग ह्यूमन लाइफ। और साथ साथ हम ये भी देखेंगे इसमें कि जो ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स हैं वो किस तरह से अर्थ पे जो लाइफ है उसको इम्पैक्ट करते हैं और ह्यूमन लाइफ को किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं। तो इन्हीं 2 मेन टॉपिक्स पर ये पूरा चैप्टर बेस्ड है। तो देखिए बच्चों, अगर हम अपने ग्लोब को, अपनी अर्थ को रोटेट करें, ठीक, या हम इस अर्थ को स्काई से या मून से देखें तो हमें क्या दिखता है। व्हाट इज़ मोस्ट वाइड स्प्रेड कलर यू सी। तो आप कौन सा कलर देखते हैं? ब्लू, ऑब्वियसली। बट व्हाट डज इट रिप्रेजेंट्स। तो हम जब अपनी ग्लोब को, अपनी अर्थ को, है ना, देखते हैं मून से या स्पेस से देखते हैं तो हमें ये ब्लू कलर का दिखाई देता है। लेकिन ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है? ठीक है, तो आप जानते हैं इसका आंसर है वाटर। इसका आंसर क्या है? वाटर। दिस मीन्स दैट मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज एक्चुअली कवर्ड विद वाटर। जैसा कि अगर हम इस पिक्चर को देखें, इस फोटो को देखें, तो हम ये देख पा रहे हैं कि जो हमारी अर्थ है ये ब्लू दिखाई दे रही है हमको। इसका ज़्यादातर हिस्सा में ब्लू दिख रहा है ना। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है कि जो हमारी अर्थ है उसका ज़्यादातर जो हिस्सा है, यानी कि अगर हम देखें आलमोस्ट आलमोस्ट 3/4 का मतलब क्या हुआ बच्चों? 3/4 का मतलब हुआ कि लगभग 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 75%, है ना। ये लगभग लगभग 75% जो हमारा हिस्सा है अर्थ सरफेस का वो वाटर से कवर्ड है। जिसके चलते जब हम अपनी अर्थ को देखते हैं
स्पेस से या मून से उसकी पिक्चर देखते हैं तो हमें वो ब्लू कलर का दिखाई देता है, ठीक है। दैट इज़ वाई व्हेन सीन फ्रॉम आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर मोस्टली ब्लू। इंडीड अर्ली एस्ट्रोनॉट्स लविंगली कॉल द अर्थ द ब्लू प्लैनेट। तो इसलिए जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, जो एस्ट्रोनॉट होते थे पहले, वो हमारी अर्थ को प्यार से ब्लू प्लैनेट भी कहते थे, ठीक है। ये अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, ठीक है। और देखिए द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज़, द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज़, जो हमारी लार्जेस्ट वाटर बॉडीज़ होती हैं जो हम देखते हैं ग्लोब पर, उनको ओशियंस कहा जाता है, ठीक है। ओशियंस क्या होते हैं? लार्जेस्ट वाटर बॉडीज़ होते हैं, क्योंकि वाटर बॉडी बहुत सारी होती हैं। जैसे आप लेक देखते हैं, पॉन्ड देखते हैं आप, या कोई छोटा मोटा समुद्र देखते हैं, सी देखते हैं, उसी तरह से जो सबसे लार्जेस्ट वाटर बॉडी है वो आपकी ओशियंस है, ठीक है। बट इन द पिक्चर, जो अभी हमने पिक्चर देखी, ऊपर जो फोटो देखा हमने, यू कैन सी एट लीस्ट वन अदर कलर। उसमें हमको और भी कलर दिख रहे हैं। एक तो हमको उसमें ब्लू कलर दिख रहा है, ठीक है। तो जो आपका ब्लू कलर है वो क्या शो कर रहा था? ब्लू कलर हमको शो कर रहा था वाटर। उसके अलावा हम देख पा रहे हैं कि हमें ब्राउन कलर भी है, ठीक है। और दिस कलर इज़ दैट ऑफ लैंड। तो आपका जो ब्राउन कलर है वो क्या शो करता है? ब्राउन कलर लैंड वाले एरिया को शो कर रहा है, ठीक है। ए लार्ज बॉडी ऑफ लैंड इज कॉल्ड लैंड मास। लैंड की जो एक लार्ज बॉडी होती है, एक बड़ा हिस्सा जो लैंड का होता है, उसको लैंड मास कहा जाता है, ठीक है। और ए लार्ज कॉन्टिन्यूअस एक्सपेंस ऑफ लैंड इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट। अब यही लैंड मास जब बहुत बड़ा होता है, इसका एक्सपेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको कॉन्टिनेंट कहा जाता है। यानी हमने दो दो डोमेन्स के बारे में पढ़ा। एक तो हमारा ओशियंस, जो लार्जेस्ट वाटर बॉडी होती हैं, और दूसरा है हमारा कॉन्टिनेंट, जो लार्ज कॉन्टिन्यूस एक्सपेंस ऑफ लैंड होते हैं, ठीक है। लैंड का एक बहुत बड़ा भूभाग जो होता है उसको कॉन्टिनेंट कहा जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। बोथ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट प्ले ए वाइटल रोल इन शेपिंग द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ। देखिए जो ओशियंस होते हैं और जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं वो अर्थ की क्लाइमेट को शेप करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। दे अफेक्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये जो ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट होते हैं ये क्या करते हैं? सभी की लाइफ को अफेक्ट करते हैं, चाहे वो ह्यूमन लाइफ हो, ठीक है, चाहे प्लांट्स की लाइफ हो या एनिमल की लाइफ हो, सभी को अफेक्ट करते हैं। क्योंकि ये दोनों क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। और क्लाइमेट क्या करती है? क्लाइमेट लाइफ को अफेक्ट करती है, ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट करती है, प्लांट्स की लाइफ को भी अफेक्ट करती है, और एनिमल्स की लाइफ को भी अफेक्ट करती है। वी सी देयर इम्पैक्ट थ्रू आउट आवर हिस्ट्री एंड कल्चर एंड इन आवर डेली लाइफ्स। तो क्लाइमेट का जो इम्पैक्ट है वो हम देखते हैं अपनी हिस्ट्री में भी, है ना। हिस्ट्री में भी हम देखते हैं, अपने कल्चर पे भी इसका जो है इफ़ेक्ट देखते हैं, और साथ ही साथ अपनी डेली लाइफ में तो हम इसको देखते ही हैं, ठीक है। तो एक तरह से जो क्लाइमेट होती है उसका हिस्ट्री पर भी इम्पैक्ट होता है, कल्चर पे इम्पैक्ट होता है, और हमारी डेली लाइफ पे भी इसका इम्पैक्ट होता है। तो देखिए बच्चों, आपको यहाँ डोंट मिस आउट में दे रखा है एक मोटो। क्या है मोटो? सम नो वरुणा, सम नो वरुणा। ये हमारे इंडियन नेवी का जो एम्बलम है उसका मोटो है, और इसका मतलब क्या है? बी ऑस्पिशियस टू अस ओ वरुणा। यानी यहाँ पर जो वरुणा है, जो वैदिक डाइटी है, वरुणा कौन है? एक वैदिक डाइटी है, और हम उनसे कह रहे हैं कि बी ऑस्पिशियस टू अस ओ वरुणा, यानी कि जो वरुणा डाइटी है वो हम पे कृपा करें, ठीक। इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि ये जो वरुणा है ये किससे एसोसिएट किए जाते हैं? समुद्र से। किससे एसोसिएट किए जाते हैं? समुद्र से, स्काई एंड वाटर से। यानी कि जो वरुणा है ये वैदिक डाइटी है, और हम इनसे कह रहे हैं कि बी ऑस्पिशियस टू अस, ठीक है। तो यहाँ पर इस मोटो के थ्रू हम ये देख पा रहे हैं कि जो ओशियंस हैं, जो वाटर्स हैं, उनकी कितनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इंडियन नेवी ने इनको अपने मोटो में शामिल किया है। चलिए अब हम चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं।
और यहाँ पर हमारा न्यू टॉपिक आ रहा है। टॉपिक है हमारा द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड ऑन दी अर्थ। यानी जो हमारी अर्थ है उस पे जो हमारा वाटर है और लैंड वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि हमारी अर्थ के जो दो हेमिस्फीयर हैं, एक नॉर्दर्न और एक सदर्न हेमिस्फीयर है, इन दोनों हेमिस्फीयर्स में हमको काफ़ी जो है डिफरेंस देखने को मिलते हैं, है ना। और देखो लिखा भी है ऊपर कि ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन द नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। यानी लैंड और वाटर जो है वो सदर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है ना, जो कि हमें पिक्चर में देखने से पता लगता है। देखिए ज़रा, ये जो हमारा है ये है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये है हमारा सदर्न हेमिस्फीयर। तो हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमको जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसमें लैंड वाला पोर्शन काफ़ी देखने को मिल रहा है, ये जो ब्राउन कलर है ना। जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में इतना नहीं देखने को मिल रहा है, कुछ कुछ पार्ट हमको देखने को मिल रहे हैं सिर्फ, है ना। जबकि अगर हम बॉर्डर की बात करें तो सदर्न हेमिस्फीयर में बॉर्डर वाला ये जो एरिया जो है ब्लू वाला ये ज़्यादा है, जबकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये कम है। यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन वाटर एंड लैंड का है वो दोनों ही हेमिस्फीयर में काफ़ी अनइक्वल है। चलिए, तो अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ दिया हुआ है हमें कि जो हमारा ब्लू एरियाज़ है ना, जो हमारे ब्लू एरियाज़ हैं जो कि कंसिस्ट करते हैं ओशियंस को, है ना, वो ओशियंस को शो कर रहे हैं अलॉन्ग विद देयर स्मॉलर एक्सटेंशंस विच हैव वेरियस नेम्स। तो यहाँ पर ये बता रखा है कि भाई जो बड़े बड़े ओशियंस हैं वो तो है ही यहाँ पे, उनके अलावा कुछ छोटे छोटे एक्सटेंशन भी यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं जिनको हम अलग अलग नामों से बुलाते हैं। सी, है ना, वे एंड गल्फ। तो सी, बे एंड गल्फ क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देखिए तीनों ही जो है ज्योग्राफिकल टर्म्स है और तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। वो क्या है जरा देखिए। तो एक तरफ हमारा सी है और एक आपका बे है और एक आपका गल्फ है, ठीक है। तो सी क्या होता है, ये बड़े महासागर का किसी बड़े ओशियन का हिस्सा होता है जो किसी लैंड बाउंड्री के आसपास देखने को मिलता है हमको, है ना। जैसे अरेबियन सी हम देखते हैं कि हमारा जो इंडिया है उसके आसपास हमको अरेबियन सी देखने को मिलता है। वहीं हम बे की बात करें तो वे क्या होता है बच्चों, एक ऐसी ये एक ऐसा फीचर होता है वाटर बॉडी में कि जैसे फॉर एग्जांपल जिसके तीनों तरफ वाटर होता है, जो वाटर से घिरा हुआ होता है। जैसे अगर हम बे ऑफ बंगाल की बात करें तो इस तरह से होता है ना, कि इस साइड भी जो है लैंड है, इस साइड भी लैंड है और इस साइड भी लैंड है, यानी लगभग तीन साइड से वो वाटर से घिरा हुआ, सॉरी लैंड से घिरा हुआ है और उसकी ओपनिंग एक तरफ है और ओपनिंग काफ़ी ब्रॉड है ना। तो ये जो ब्रॉड ओपनिंग है इसको हम बे बोलेंगे, बी फॉर ब्रॉड, बी फॉर बे, ठीक। इसके अलावा हमको कुछ ऐसे भी देखने को मिल सकता है जैसे कि इस तरह का जिसकी ओपनिंग थोड़ी सी छोटी हो। मान लीजिए ये सारा लैंड वाला एरिया है ना, और ये बीच में वाटर वाला एरिया है और इसकी जो ओपनिंग जो हमको देखने को मिल रही है काफ़ी नैरो है, स्मॉल है। तो इस तरह की जो फीचर्स है उसको हम गल्फ कहते हैं, ठीक है। सो गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ खंबात, है ना, मैक्सिको गल्फ, इस तरह से बहुत सारे फीचर्स हमको अर्थ पे देखने को मिलते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर बच्चों आपको देखिए कुछ एक्टिविटी टाइप कुछ दे रखा है, इसको देख लेते हैं हम। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि व्हाट आर दी सर्कुलर लाइंस इन ईच मैप कॉल्ड। यानी कि ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, ये इसकी बात कर रहे हैं। देखिए ये जो हमने भी ये जो देखा है, ये जो मैप देखा है हमने, इसमें जो सर्कुलर लाइंस हैं जो हमको देखने को मिल रही हैं ये क्या है एक्चुअली, ये लैटिट्यूड्स हैं जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी। जो इस तरह से हैं ये लॉन्गिट्यूड्स हैं, है ना। तो सबके बारे में दे रखा है वो हम ऑलरेडी जानते हैं, पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। चलिए अब हम आते हैं ओशन लाइफ पर। तो जैसा कि हमने चैप्टर की शुरुआत में कहा था कि एक कोट थी कि ओशन क्या है, एक ऐसी डेजर्ट है ये जहाँ पर इंसान अपने आप को अकेला महसूस नहीं करता है।
और करेगा कैसे, देखिए ज़रा आप, यहाँ पर आपको बहुत सारे जो प्लांट्स एंड एनिमल्स ओशन में रहते हैं उनके बारे में यहाँ पे कुछ बताया गया है, कुछ पिक्चर्स उनकी दे रखी हैं। देखिए सबसे पहली जो पिक्चर है ये कोरल लीफ की है, ठीक है। ये क्या होते हैं, कोरल रीफ्स होते हैं, ठीक। दूसरा आपको स्टार फिश के बारे में दे रखा है, ये स्टार फिश है, देखिए ये भी समुद्र जीव है। उसके अलावा अगर हम देखें तो हमको यहाँ पे शार्क देखने को मिल रही है ना, शार्क गहरे पानी में रहती है। उसके अलावा अगर हम देखें इस साइड, तो इस साइड हमको स्पर्म वेल्स देखने को मिल रही है। स्पर्म वेल्स, यहाँ पे एक मदर है और एक बेबी है, तो ये स्पर्म वेल्स है। उसके अलावा और देखें हम तो यहाँ पे हमको डॉल्फिन्स देखने को मिल रही हैं, डॉल्फिन्स है ना। और इस साइड अगर हम देखें तो हमको शैलो कोरल रीफ्स है ना, ये आप देख रहे हैं कोरल रीफ्स है ये। और यहाँ पर हमको कलरफुल रंग बिरंगी जो मछलियाँ हैं वो देखने को मिल रही हैं, फिश सॉरी, ठीक है, जिनको हम ट्रॉपिकल फिश बोलते हैं। ये रंग बिरंगी देखिए फिश है ना, इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल फिश बोलते हैं। उसके बाद अगर हम इधर देखें फ्लोरा में, तो हमको एल्गी देखने को मिल रही है यहाँ पे, है ना। और इस साइड हमको ये एम्परर पेंगुइन्स का कोई कपल देखने को मिल रहा है। उसके अलावा हमको बॉनियर सी टर्टल देखने को मिल रहा है। तो हम देख सकते हैं कि जो समुद्र की लाइफ है, जो महासागर की लाइफ है, वो कितनी कलरफुल है, कितनी ज़्यादा डाइवर्स है। और ये तो कुछ एग्जांपल्स हैं, हज़ारों लाखों न्यूमरस स्पीसीज ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स समुद्र के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहा जा रहा था कि भाई ये जो महासागर हैं ये सब कुछ है, और एक ऐसा डेजर्ट है ये जहाँ पर आपको बहुत सारी हलचल देखने को मिलती है और आप बिल्कुल अपने आप को अकेला फील नहीं करते हैं। तो चलिए बच्चों, हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है ओशियंस। इसमें हम ओशियंस के बारे में जानेंगे। तो देखिए शुरुआत में ऑन दी वर्ल्ड मैप इन फिगर 2.3, फिगर 2.3 को देखते हैं एक बार, जिसमें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं 5 ओशियंस। चलिए फिगर को देख लेते हैं पहले। यहाँ पर हमको 5 ओशियंस देखने को मिलेंगे। देखिए पहला आपका पैसिफिक ओशियन है, यहाँ पर भी इसका हिस्सा दे रखा है। उसके बाद हमारा अटलांटिक ओशियन है, इंडियन ओशियन है, ठीक है। और ये सदर्न ओशियन जिसको अंटार्कटिका भी बोलते हैं, अंटार्कटिक ओशियन। और ये आपका आर्टिक ओशियन, ठीक है। ये 5 हमको ओशियन देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हम जो है कॉन्टिनेंट भी देख सकते हैं, जिससे हमारा यूरेशिया हो गया। यूरेशिया का मतलब यूरोप प्लस एशिया, ये 2 कॉन्टिनेंट हो गए, है ना। उसके अलावा हमारा ये अफ्रीका हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, ठीक, अंटार्कटिका एंड सबसे स्मॉलेस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह से 7 कॉन्टिनेंट हमको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। चलिए, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे हम 5 जो ओशियंस इनको लिस्ट कर सकते हैं। हालांकि इनका कोई रियली सेपरेशन नहीं है, यानी कि जो सारे के सारे महासागर हैं, सारे के सारे जो ओशियंस हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना। ये कोई नेचुरली इनकी कोई बाउंड्री नहीं होती है, और ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि जो ओशियन वाटर होता है, सी वाटर होता है, वो कॉन्स्टेंटली फ्लो करता रहता है एक महासागर से दूसरे महासागर में, और अपने साथ साथ जो है सस्टेन करता है रिच डाइवर्सिटी ऑफ मैराइन लाइफ, है ना, जिसमें मैनी प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज होती हैं। एनिमल की बहुत सारी स्पीसीज, प्लांट की स्पीसीज जो है सस्टेन कर पाती हैं इसमें। अगर हम बच्चों बात करें फ्लोरा की, है ना, अगर हम मरीन फ्लोरा की बात करें, तो मरीन फ्लोरा के अंदर हम देखते हैं, मरीन फ्लोरा के अंदर हम देख पाते हैं कि टाइनी प्लांट्स जिनको एल्गी कहा जाता है वो शामिल होते हैं इसमें, और ऑल काइंड्स ऑफ सी बीड्स, है ना। सी बीड्स सारी की सारी इसमें आ जाती है हमारी। और जो घास फूस होती है मतलब समुद्र के तल में, या जो भी पेड़ पौधे छोटी छोटी घास फूस होती है वो सब, और टाइनी प्लांट्स ये सब उसमें आ जाते हैं। अगर हम मरीन फोना की बात करें तो इसमें थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ कलरफुल फिश, है ना, बहुत तरह तरह की जो फिश होती हैं वो इसमें शामिल होती हैं। और डॉल्फिन, वेल, काउंटलेस मिस्टीरियस डीप सी क्रीचर्स इसमें शामिल है। यानी कि जो मरीन फोना है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, इसमें कई तरह के जीव जंतु, बहुत तरह की फिश एंड काउंटलेस मिस्टीरियस डीप सी क्रिएचर पाए जाते हैं। मिस्टीरियस डीप सी क्रिएचर्स का मतलब ऐसे जीव जंतु क्रिएचर जो जिनके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, वो समुद्र के बहुत गहरे भाग में रहते हैं, है ना। तो उस तरह से ईच पार्ट ऑफ द ओशियन फ्रॉम द सी लिट सरफेस का मतलब क्या है कि ये समुद्र का सबसे ऊपरी हिस्सा हो गया, यानी जहाँ पे सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, ठीक है। यहाँ से लेकर जो निचला भाग है, यानी कि जो ओशियन का बॉटम यहाँ तक
हम देखते हैं कि हर एक लेवल पर तरह तरह के जीव जंतु, तरह तरह के फ्लोरा फौना यहाँ पर जो है रहते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा है देखिए कि इट हैज़ ओन डाइवर्स लाइफ फॉर्म्स, यानी कि कई तरह की लाइफ फॉर्म्स इसमें जो है सस्टेन करती हैं अलग अलग लेयर्स में। कुछ बहुत ऊपरी हिस्से पर रहते हैं, कुछ मिडिल में रहते हैं, कुछ इसके डीप सी में रहते हैं। एक छोटी सी एक्टिविटी दे रखी है, उसको करते हैं। यहाँ पर आपको ये बताना है, लोकेट दी 5 ओशियंस एंड इन टेबल बिलो मार्क द हेमिस्फेयर और हेमिस्फेयर्स दे बिलोंग टू। यानी कि आपको ये बताना है कि जो पार्टिकुलर ये ओशियंस है वो किस हेमिस्फेयर में लाया करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें पैसिफिक ओशन की, ठीक है, तो पैसिफिक ओशन आप देख पाएंगे कि ये नॉर्दर्न और सदर्न दोनों ही हेमिस्फेयर को कवर करता है। जैसे एक बार आप मैप पे देख लेते हैं, तो ये हमारा पैसिफिक ओशन है ना। तो ये जो हमारा इक्वेटर है 0 डिग्री, तो आप देख पा रहे हैं कि ये 0 डिग्री से ऊपर और नीचे दोनों हेमिस्फीयर में आता है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे दोनों ही टिक कर देते हैं, यानी पैसिफिक ओशन हमारा नॉर्थ और साउथ दोनों हेमिस्फीयर में आता है। अगर हम बात करें अटलांटिक ओशन की, तो देखिए अटलांटिक ओशन भी सेम ही है, दोनों ही हेमिस्फीयर में आता है। देखिए ये हमारा अटलांटिक ओशन है बच्चों, है ना। तो अटलांटिक ओशन देखिए आप, ये पूरा एस शेप में है ना, ये अटलांटिक ओशन है। और अटलांटिक ओशन को भी हम दोनों में मार्क कर देंगे। फिर अगर हम बात करें इंडियन ओशन की, तो इंडियन ओशन को देख लेते हैं। तो आप इंडियन ओशन पे गौर करिए कि इंडियन ओशन वैसे तो सदर्न हेमिस्फीयर में देखिए, है ना, सदर्न हेमिस्फीयर में आता है मेनली, लेकिन इसका कुछ हिस्सा जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी आता है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, दोनों में ही मार्क कर देंगे। और सदर्न ओशन तो आप जानते हैं कि सदर्न हेमिस्फीयर में ही है ना। और आर्टिक ओशन आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। जैसे कि आप मैप पे देख सकते हैं, ये आर्टिक पूरी तरह से जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और वहीं ये सदर्न हेमिस्फीयर पूरी तरह से सदर्न हेमिस्फीयर है पूरा ये सदर्न ओशन। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको पूरी तरह से कर लिया है। अब यहाँ पे खास बात क्या दे रखी है बच्चों, जरा इस पर गौर करते हैं हम लोग। देखिए इट इज़ विजिबल ऑन द मैप, क्या है कि पैसिफिक इज़ द लार्जेस्ट ऑफ ऑल। पैसिफिक सबसे बड़ा है, उसके बाद अटलांटिक दूसरे नंबर पे है, द इंडियन डेजर्ट तीसरे नंबर पे है ना। सदर्न ओशन यानी कि अंटार्कटिका वाला चौथे पे है, और स्मॉलेस्ट कौन सा है 5वें नंबर पे आपका आर्टिक ओशन। ठीक, तो ये पांचों सीक्वेंस में है। अगर हम बात करें इंडियन ओशन की, तो इंडियन ओशन की खास बात क्या है कि इंडियन ओशन एक ऐसा ओशन है जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पे रखा गया है, यानी कि इंडिया का, और ये 3rd लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एज द मैप ऑफ ओशन मेक क्लियर द लिमिट्स ऑफ इंडियन ओशन आर एशिया टू द नॉर्थ, अफ्रीका टू द वेस्ट एंड ऑस्ट्रेलिया टू द ईस्ट, अपार्ट फ्रॉम सदर्न ओशन इन द साउथ। यानी आपको यहाँ पे क्या बताया बच्चों, आपको यहाँ पे इंडियन ओशन की लोकेशन बताई हुई है। चलिए समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि जो हमारा इंडियन ओशन है इसकी लिमिट्स क्या है। ठीक है, ये लिमिट्स हैं इसकी, देखिए ये इस तरह से दिखा रखी है आपको, है ना, इस तरह से ये लिमिट है। तो अगर हम ध्यान दें तो इसके नॉर्थ में क्या है, नॉर्थ में एशिया है ना। इसके वेस्ट में अफ्रीका है, इसके जो ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया है, और अगर हम साउथ में देखें तो साउथ में सदर्न ओशन है, सदर्न ओशन इसके साउथ में है। ठीक है, तो ये जानकारी देखिए। और अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो ये है, ऑन ईदर साइड ऑफ इंडिया वी कैन यानी वी फाइंड 2 पार्ट्स ऑफ द इंडियन ओशन, अरेबियन सी एंड वे ऑफ बंगाल। तो देखिए इसी मैप पे देख सकते हैं हम, यहाँ पर ये बात हो रखी है कि जो इंडियन ओशन के 2 पार्ट्स हैं यहाँ पे इस तरह से। तो अगर हम ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, और हम वेस्ट की बात करें तो वेस्ट में दी अरेबियन सी है। ठीक है बच्चों, अब देखिए ज़रा यहाँ पर हम ओशियंस और उनसे रिलेटेड डिजास्टर्स के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। यानी ओशियंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन इम्पोर्टेंस के साथ साथ कभी कभी जो ओशियंस है उनमें डिजास्टर्स भी आते हैं जिनसे हमारा बहुत नुकसान होता है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जो ओशियंस हैं वो वाटर साइकिल में एक रोल प्ले करते हैं, जिसके थ्रू जो आपकी रेनफॉल है वो होती है ना। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में समर्स में क्या होता है, मानसून आता है। ठीक है, और विदाउट रेन जो हमारा देश है एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है, हमारी इकोनॉमी
का हमारी इकोनॉमी की जो बैकबोन एग्रीकल्चर को कहा जाता है, तो एग्रीकल्चर में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ये मानसून। ठीक है, तो जहाँ एक तरफ ये जो ओशियंस हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं दूसरी तरफ क्या होता है देखिए बच्चों, बट ओशियंस ऑफन ऑल्सो गिव राइज टू स्टॉर्म्स, वायलेंट इवेंट विद एक्सट्रीम रेनफॉल और वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स। तो कभी कभी हम देखते हैं कि जो समुद्र होता है उसमें तूफान आ जाते हैं, है ना, स्टॉर्म्स आ जाते हैं। तो क्या होते हैं, बहुत ही वायलेंट इवेंट्स होते हैं जो कि एक्सट्रीम रेनफॉल को जो है ट्रिगर करते हैं, या फिर बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं। ठीक है, तो जब ये तेज़ हवाएं चलती हैं या इस तरह का कोई जो है स्टॉर्म आता है, इससे क्या होता है कि जो हमारे कोस्टल एरियाज़ होते हैं, जो कोस्टल रीजन्स होते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, वहाँ पर वाइड स्प्रेड डैमेज होता है। तो यहाँ पर हम ये देखना चाह रहे थे कि एक तरफ तो जो है ओशियंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेनफॉल करते हैं वो, वहीं दूसरी तरफ क्या करते हैं, ये वाइड स्प्रेड डैमेज का भी कारण बन सकते हैं। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक डिजास्टर की हम बात करेंगे यहाँ पर, जो कि है आपका सुनामी है, जो कि सुनामी है। ठीक है, एक नेचुरल डिजास्टर होता है, और ये क्या होता है, देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि जो ओशन का बॉटम होता है वहाँ पर स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक या वोल्केनिक एरप्शन के कारण, ठीक है, सुनामी आती है। और सुनामी इतनी खतरनाक होती है, तो सुनामीज कैन ट्रैवल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक ये जा सकते हैं और पूरे कोस्टल एरिया को सबमर्ज कर सकते हैं और वहाँ पर वाइड स्प्रेड डैमेज करते हैं। ठीक है, तो ये सब ओशंस के ओशन की वजह से ही हो रहा है। ठीक है, तो हम यही देख रहे हैं कि जहाँ एक तरफ ओशन बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं, वहीं दूसरी तरफ वो कई सारे डिजास्टर का कारण भी बनते हैं। 2004 में क्या होता है कि इंडोनेशिया में अर्थक्वेक आता है, जिसके चलते इंडियन ओशन में सुनामी आ जाती है और इंडिया एंड आसपास की जो 13 कंट्रीज़ हैं वो इससे अफेक्ट होती हैं। और इस सुनामी में मोर देन 2 लाख लोग जो हैं अपनी लाइफ को लॉस्ट कर देते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में अंडमान निकोबार आइलैंड्स, तमिलनाडु और केरला को ये अफेक्ट करता है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान और लॉस ऑफ लाइफ होता है। ठीक है, अगर हम सुनामी की बात करें तो ये सुनामी जो होती हैं ये बहुत रेयर होती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं। इनकी खास बात यह है कि इनके बारे में पहले से इनको डिटेक्ट किया जा सकता है ना। कई सारी कंट्री ने मिलकर एक सिस्टम भी बनाया है जिसको हम बोलते हैं अर्ली वार्निंग सिस्टम, जो कि सुनामी के आने से पहले ही वार्निंग दे देता है कि इस पर्टिकुलर टाइम पर इस पर्टिकुलर कोस्ट पर सुनामी की लहरें टकराने वाली हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें इंडियन ओशन की, तो इंडियन ओशन के लिए एक पर्टिकुलर देखिए इंडियन ओशन सुनामी वार्निंग सिस्टम बनाया हुआ है। ठीक है, जिसमें क्या होता है बहुत सारी कंट्रीज में शामिल है आसपास की, है ना, इंडिया भी इसमें शामिल है। और ये क्या करता है, इंडियन ओशन में आने वाली सुनामी है उनसे होने वाले नुकसान को कम करने का काम करता है। ठीक है, और देखिए बच्चों, इवेंट्स दैट लीड टू लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी आर हैंडल अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट। यानी डिजास्टर मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है, एक डिसिप्लिन है, जिसके अंदर हम ये सीखते हैं, पढ़ते हैं कि जो डिजास्टर्स हैं उनसे किस तरह से हम उनको हैंडल कर सकते हैं, किस तरह से फेस कर सकते हैं, उससे होने वाले जो नुकसान है उसको किस तरह से हम कम कर सकते हैं। ये सारा स्टडी हम डिजास्टर मैनेजमेंट में करते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का अपना खुद का एक क्या है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, जो क्या करता है, इंडिया में होने वाले हर तरह के डिजास्टर्स को डील करता है ना। और इन सब के बारे में हम NDMA के बारे में आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो चलिए बच्चों, हम अपने चैप्टर के सेकंड पार्ट पर आ चुके हैं, जो कि कॉन्टिनेंट है। ठीक है, कॉन्टिनेंट। तो अगर हम फिगर नंबर 2.3 देखें, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना, जो मैप ऑफ ओशन हमने देखा था वही मैप है, जिसमें हमने देखा था कि 6 कॉन्टिनेंट थे। ठीक है, तो यही कह रहा है कि आप क्या काउंट कर सकते हैं कितने कॉन्टिनेंट हैं, है ना, कितने कॉन्टिनेंट है कि आप काउंट कर सकते हैं। और काउंट करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस, है ना। हम देखते हैं कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनके नंबर अलग अलग है। ठीक है, कैसे अलग अलग है, चलिए हम इस टेबल से समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कॉन्टिनेंट 1 से लेकर 4 से लेकर 7 तक हो सकते हैं, है ना। कॉन्टिनेंट कितने हो सकते हैं, कॉन्टिनेंट 4 से लेकर 7 तक हो सकते हैं। कैसे, जरा समझते हैं। देखिए 4 कैसे हो सकते हैं, 4 में हम अफ्रीका और यूरेशिया को एक साथ काउंट कर रहे हैं, फिर अमेरिका, फिर हमारा अंटार्कटिका है और ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, इसमें यूरेशिया में आपका यूरोप और एशिया दोनों ही शामिल है, और अमेरिका में आपका नॉर्थ और साउथ दोनों अमेरिका शामिल है। तो इस तरह से 4 है, 4 है।
और अगर हम 5 की बात करें तो यहाँ पे अफ्रीका, अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरेशिया है। यहाँ पे हमने क्या करा है, अफ्रीका को यूरेशिया से अलग कर दिया है, तो एक बढ़ गया, 5 हो गए। 6 करने के लिए क्या करना होगा हमको, 6 करने के लिए हम ये देखेंगे, देखिए ज़रा, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया, नॉर्थ और साउथ अमेरिका को अलग अलग कर दिया हमने, तो ये 6 हो गए। अगर हम देखना चाह रहे हैं 7, तो 7 कैसे होंगे, सबको अलग अलग कर दीजिए, अफ्रीका अलग, अंटार्कटिका अलग, एशिया अलग, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, है ना। तो इस तरह से 7 हो गए, ठीक है। अब देखिए इसमें खास बात क्या है, खास बात यह है कि इन प्रैक्टिस द लास्ट लिस्ट, जो लास्ट वाली लिस्ट हमने पढ़ी है 7 वाली, ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड है, सबसे ज़्यादा अडॉप्टेड और यूज की जाती है ना। चलिए अगर हम नीचे नीचे देखें तो यहाँ पर हमको डोंट मिस आउट में एक लोगो दे रखा है, जो कि ओलंपिक्स का लोगो है। इसके अंदर हम देख पा रहे हैं कि 5 रिंग्स हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, 5 कॉन्टिनेंट को डिनोट करते हैं। इसमें 5 कॉन्टिनेंट क्या क्या है, देखिए, एक आपका अफ्रीका है, एक आपका इसमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका है, एक एशिया है, एक ऑस्ट्रेलिया और एक यूरोप है, ठीक है। इसमें अंटार्कटिका शामिल नहीं है, ठीक है, और अमेरिका में दोनों अमेरिका शामिल है, नॉर्थ और साउथ। तो इस तरह से ये 5 कॉन्टिनेंट्स को शो कर रहा है। चलिए हम आगे पर चलते हैं। अब हम आगे एक पेज देखने वाले हैं 36, जिस पे आपको यह समझाया गया है कि वहाँ पर कुछ पजल की शेप में कॉन्टिनेंट को बना रखा है ना। और हम उनके स्क्वायर बॉक्सेस को गिन के पता लगा सकते हैं कि कौन सा कॉन्टिनेंट कितना बड़ा है, यानी कि विच कॉन्टिनेंट हैज़ लार्जेस्ट एरिया और विच वन हैज़ स्मॉलेस्ट एरिया। तो एक ही जरा, ये आपको एक बॉक्स दे रखा है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, जिसमें हम स्क्वायर के बेस पर इनके स्क्वायर्स को काउंट करके पता लगा सकते हैं कि किस कॉन्टिनेंट का एरिया ज़्यादा है और किसका कम है, इनको सीक्वेंस में रख सकते हैं हम। तो चलिए काउंट करना शुरू करते हैं, या बिना आप काउंट कर लेना बाद में, हम वैसे ही आपको सीक्वेंस बता देते हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा स्क्वायर्स हैं एशिया के पास, तो एशिया हो गया नंबर 1। उसके बाद उससे कम स्क्वायर अफ्रीका के पास है, तो अफ्रीका हो गया नंबर 2, ठीक है। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका के पास है, तो ये हो गया 3। फिर आपका साउथ अमेरिका हो गया 4। फिर आपका अंटार्कटिका 5, 6 यूरोप और 7 ऑस्ट्रेलिया। तो देख रहे हैं आप, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया है, उसके बाद अफ्रीका है, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर आपका अंटार्कटिका, उसके बाद यूरोप और सबसे लास्ट में सबसे छोटा आपका ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर यही दे रखा है जो मैंने आपको ऊपर बताया कि आप स्क्वायर को काउंट करके ये पता लगा सकते हैं कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा है। तो लार्जेस्ट आपका एशिया है और स्मॉलेस्ट आपका ऑस्ट्रेलिया, जो कि हम देख चुके हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि हमारा है आइलैंड्स, ठीक है। आइलैंड्स क्या है, देखिए, इफ़ यू हैव केयरफुली ऑब्जर्व द 2 मैप्स अर्लियर इन दिस चैप्टर 2.2 और 2.3, यू मे हैव नोटिस दैट द कॉन्टिनेंट डू नॉट इंक्लूड ऑल लैंड मासेस। यानी कि जो बड़ा लैंड मास था उसको हमने क्या बोल दिया, कॉन्टिनेंट, है ना। अब उसके अलावा कुछ छोटे छोटे लैंड मास भी बच जाते हैं, है ना। सम स्मॉलर पीसीज ऑफ लैंड आर लेफ्ट, जो कि चारों तरफ से वाटर से घिरे हुए होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये कोई लैंड मास है और इसके चारों तरफ वाटर है, तो इस तरह के फिगर को, इस तरह के फीचर को हम क्या बोलते हैं, आइलैंड बोलते हैं, ठीक है, आइलैंड बोलते हैं। और देखिए, कॉन्टिनेंट्स आर ऑल्सो सराउंडेड बाई वाटर, बट बिकॉज दे आर सो लार्ज दे आर नॉट कंसिडर आइलैंड। अब एक तरह से अगर हम देखें तो जो हमारे बड़े बड़े जो बड़े बड़े कॉन्टिनेंट होते हैं वो भी वाटर से घिरे होते हैं चारों तरफ से, तो वो भी क्या हुआ है, वो भी एक तरह का आइलैंड हुआ है। लेकिन नहीं, क्योंकि इनका एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा होता है ना, ह्यूज लैंड मास होते हैं, इसलिए इनको हम आइलैंड ना कहकर कॉन्टिनेंट कह देते हैं। देयर आर लैक्स ऑफ आइलैंड्स ऑन दी प्लानेट। तो हमारे इस अर्थ प्लानेट पे बहुत सारे क्या हैं, आइलैंड्स हैं। कितने हैं, लैक्स ऑफ आइलैंड, लाखों आइलैंड है ना। और उनके साइज़ अलग अलग हैं। तो चलिए बच्चों, आइलैंड से रिलेटेड कुछ और जानकारी देखते हैं यहाँ पर। तो ग्रीनलैंड का नाम यहाँ पर है, देखिए बच्चों, ग्रीनलैंड क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा यानी लार्जेस्ट आइलैंड इन दी वर्ल्ड है। और ये इतना बड़ा है कि अगर हम इंडिया के टॉप 10, ये इंडिया के टॉप 10 स्टेट्स हैं ना, उन सबके एरिया को जोड़ दें, तब जाकर वो ग्रीनलैंड के एरिया के बराबर होगा। यानी ग्रीनलैंड काफ़ी बड़ा है ना, लार्जेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। और देखिए मुझे दूसरा फैक्ट क्या दे रखा है यहाँ पे, कि इंडिया के पास भी अपने बहुत सारे जो है आइलैंड्स हैं, लगभग 1300 आइलैंड्स हैं, ठीक है। जिनको 2 मेन ग्रुप्स में हम इंक्लूड कर देते हैं। एक आपका ग्रुप है अंडमान एंड निकोबार, जो कि आपका बे ऑफ बंगाल में है, ठीक है, अंडमान निकोबार। और दूसरा लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप है, जो कि अरेबियन सी में है। अब देखिए बच्चों, सिंस 1981, 1981 से भारत ने क्या करा है, देखिए, इंडियन अंटार्कटिका प्रोग्राम लॉन्च किया है ना। इसमें क्या होता है, हम जो अंटार्कटिका है उसको एक्सप्लोर करते हैं इसके अंदर, ठीक है। और अंटार्कटिका क्या है, एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो काफ़ी कोल्ड है, वहाँ की क्लाइमेट बहुत ज़्यादा हार्श है
उनका जो एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा हार्श है, ठीक है। तो इंडिया ने क्या किया है, अपना फर्स्ट साइंटिफिक बेस स्टेशन यहाँ पे बनाया है, जिसको हम क्या कहते हैं, दक्षिण गंगोत्री का नाम दिया गया उसको, ठीक है। उसके अलावा भी भारत ने 2 और स्टेशन वहाँ पे बनाए हैं अपने। और अभी तक हम देखें तो अबाउट 40 टीम्स भारत के जो साइंटिस्ट हैं, इंडिया के जो साइंटिस्ट हैं, उनकी लगभग 40 टीम इस एरिया में जा चुकी हैं, यहाँ पे रिसर्च वगैरह कर चुकी है ना। और जब ये टीम वहाँ जाती हैं तो वहाँ पर रहने के लिए अपने सेटलमेंट्स भी बनाती हैं, ठीक है। तो भारत की जो साइंटिस्ट ने सेटलमेंट बनाए हैं, वहाँ पर आप देखेंगे कि लाइब्रेरी और वहाँ पे पोस्ट ऑफिस भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। देखिए ये नीचे दिया हुआ है कि द सेटलमेंट वेयर दी साइंटिस्ट लिव हैज़ ए लाइब्रेरी एंड इवन ए पोस्ट ऑफिस। तो वहाँ पे लाइब्रेरी भी है और पोस्ट ऑफिस भी है। चलिए अब हम नीचे की तरफ चलते हैं और यहाँ पर एक टॉपिक आपका दिया हुआ है, ओशियंस एंड लाइफ, यानी जो ओशियंस है और लाइफ का क्या आपस में रिलेशन है। तो देखिए जरा बच्चों, ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स आर वाइटल पार्ट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के बहुत ही ज़रूरी हिस्से हैं दोनों, है ना। एंड अफेक्ट मोस्ट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, और हमारे लाइफ के लगभग हर हिस्से को जो है प्रभावित करते हैं। इवन इफ़ वी डू नॉट नोटिस इट, अगर हम इनको नोटिस ना भी करें तब भी जो ओशियन और कॉन्टिनेंट है हमारे लाइफ के हर एक पार्ट को ये जो है इन्फ्लुएंस करते हैं। वी हैव मेंशन दैट ओशियंस सेंड रेन टू कॉन्टिनेंट्स। कितना ब्यूटीफुल लाइन है, देखिए बच्चों, इसको दोबारा बताऊंगा आपको, क्या है कि ओशियंस सेंड रेन टू कॉन्टिनेंट, यानी जो महासागर होते हैं, वो जो महाद्वीप होते हैं, उनके लिए बारिश भेजते हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ अर्थ वाटर साइकिल। आप वाटर साइकिल को अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि समुद्र से पानी होता है ना, वो इवेपोरेट होकर ऊपर की तरफ जाता है, फिर वो कंडेंस होता है, कंडेंस के बाद प्रेसिपिटेशन होता है, वापस से वो अर्थ सरफेस पे आ जाता है, विच यू विल फर्दर स्टडी इन साइंस, जो आप साइंस से पढ़ेंगे। हालांकि हम सोशल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि वाटर साइकिल में क्या होता है कि कोई भी वाटर बॉडी होती है, ठीक है, और सनरेज पड़ती हैं, सनरेज से इवेपोरेशन होता है, ठीक है। इवेपोरेशन से क्लाउड फॉर्मेशन यानी कंडेंसेशन होता है, और फिर बाद में प्रेसिपिटेशन होता है। तो ये पूरे वाटर साइकिल इसको कहा जाता है, ठीक। तो लास्ट में यहाँ आपको ओशियंस के थोड़े से इंपॉर्टेंस के बारे में बता रखा है कि अगर ओशियंस ना हो तो देयर वुड बी नो रेनफॉल, है ना, रेनफॉल नहीं होगी। द अर्थ वुड बी अ डेजर्ट, अर्थ एक डेजर्ट बन जाएगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थ की जो हाफ ऑक्सीजन है ना, मोर देन हाफ ऑक्सीजन है, वो कहाँ से बनती है, ओशियंस फ्लोरा से बनती है, ठीक है। ओशियन फ्लोरा के द्वारा प्रोड्यूस होती है, विच इज़ वाई, इसीलिए क्या कहा जाता है, द प्लानेट्स लंग्स, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, प्लानेट का लंग कहा जाता है ना, फेफड़े, प्लानेट के लंग कहा जाता है इनको। द ओशियंस देयरफॉर प्ले क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग द क्लाइमेट एंड सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ। इसीलिए जो ओशियंस होते हैं वो क्या होते हैं, एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, है ना, क्लाइमेट को रेगुलेट करने में और अर्थ के ऊपर लाइफ को सस्टेन करने के लिए, ठीक है। बहुत ही अच्छा एक रोल प्ले करते हैं। और देखिए, ओशियन हैव डीपली इम्पैक्टेड ह्यूमैनिटी इन मैनी अदर वेज, है ना। यानी जो ओशियंस हैं उन्होंने और भी कई तरह से मानवता को जो है प्रभावित किया है। कैसे, फ्रॉम अर्ली टाइम्स पीपल हैव यूज्ड ओशियंस एंड सीज टू माइग्रेट टू अदर रीजन, है ना। प्राचीन काल में, पुराने ज़माने में क्या होता था कि जो लोग थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ओशियंस का इस्तेमाल करते थे, है ना, माइग्रेशन के लिए, यानी एक रीजन से दूसरे रीजन में जाने के लिए, माइग्रेशन के लिए, ट्रेड करने के लिए, है ना। इन ऑल काइंड ऑफ गुड्स, अलग अलग तरह के जो वस्तुओं का निर्माण होता था, जो गुड्स बनती थी, उनको जो है ट्रेड करने के लिए ओशियंस का इस्तेमाल किया जाता था, ट्रेड के पर्पज़ से। टू कंडक्ट मिलिट्री, है ना, मिलिट्री कैंपेन को कंडक्ट करने के लिए भी इनका जो है ओशियन का इस्तेमाल किया जाता था। एज ए सोर्स ऑफ फूड थ्रू फिशिंग, है ना, तो फिशिंग भी होती है इनके अंदर। तो फिशिंग हमें क्या करता है, फूड प्रोवाइड करता है, तो फूड के पर्पज़ से यहाँ पे फिशिंग भी होती है, इसलिए भी जो ओशियन से वो यूज़फुल है। ओशियन हैव ऑल्सो नरिश द कल्चर्स ऑफ कोस्टल पीपल, यानी कोस्टल पीपल जो समुद्र के आसपास के लोग होते हैं, उनके कल्चर को भी नरिश करता है ये, ठीक है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम हैव टेल्स एंड लेजेंड्स अबाउट द सी, और जो पुराने लोग होते हैं, जो कोस्टल एरियाज़ के आसपास के जो लोग होते हैं, उनके पास बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी, यानी ओशियन से रिलेटेड बहुत सारी कहानियाँ होती हैं, ठीक है, बहुत सारी कथाएँ होती हैं, स्टोरीज होती हैं, ठीक है। जैसे कि अबाउट द सी गॉड्स एंड गॉडेसेस, है ना, तो समुद्र को देवी देवता के तौर पे माना जाता है। या फिर सी मॉन्स्टर, है ना, कई बार सी को जो है एक राक्षस के तौर पे भी, है ना, ट्रेजर फ्रॉम दी सी, इस तरह की चीज़ें, जब मतलब कभी कभी कथाएँ ट्रेजर खजाने से रिलेटेड चीज़ें हैं कि समुद्र में खजाना, इस तरह की चीज़ें मतलब चीज़ों से जोड़कर देखा जाता है, जो बताते हैं कि भाई पुराने टाइम से ही जो ओशियंस है उनका कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ह्यूमन लाइफ में। तो ह्यूमन के जो कल्चर है उसमें भी इनका एक बहुत बड़ा रोल है। द ओशियंस डेंजर्स बट ऑल्सो देयर ब्लेसिंग। देखिए यहाँ पर लास्ट लाइन है, उसके बारे में बता रखा है, सी मॉन्स्टर एंड ट्रेजर फ्रॉम दी सी, यानी तो एक तरफ जो मॉन्स्टर भी है और ट्रेजर भी है, यानी ओशियन एक तरह खतरा भी है और दूसरी तरफ ब्लेसिंग भी है उनके लिए, ठीक है, ये बताया जा रहा है यहाँ पे। चलिए डोंट मिस आउट में देखते हैं बच्चों, लास्ट में क्या है, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, इसको मार्क कर लेंगे आप, कि जो आपका 8 जून है, इसको यूएन ने क्या करा है, यूएन ने वर्ल्ड ओशियन डे के तौर पे जो है घोषित किया है इसको, है ना।
वॉट फॉर वॉट, रिमाइंड अस ऑल ऑफ मेजर रोल ऑफ द ओशंस प्ले इन एवरीडे लाइफ, यानी हमारी डेली लाइफ में ओशन का कितना बड़ा रोल है उसके महत्व को समझने के लिए 8 जून को ओशन वर्ल्ड ओशन डे मनाया जाता है। इट सर्व एज द लंग्स ऑफ अवर प्लानट, ये हमारे प्लानट के लंग्स के तौर पे जो है सर्व करता है। ये मेजर सोर्स ऑफ फूड मेडिसिन है ना, तो फूड भी प्रोवाइड करता है हमको, मेडिसिन भी प्रोवाइड करता है। एक क्रिटिकल पार्ट ऑफ दी बायोस्फीयर, यानी जो हमारा बायोस्फीयर है उसका एक क्रिटिकल, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ठीक है, गंभीर एक हिस्सा है। साइंटिफिक स्टडीज़ हैव शोन हाउ दी ओशंस आर पोल्यूटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, लेकिन अभी फ़िलहाल में जो स्टडीज़ हैं, जो स्टडीज़ ये दिखाती हैं कि किस तरह से जो इंसान है, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, वो इन ओशंस को क्या कर रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं। ओशंस हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम उनको क्या कर रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं देखिए, वी थ्रो सेवरल मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इनटू द ओशन एवरी ईयर, हम है ना बहुत सारी प्लास्टिक वेस्ट जो है वो ओशन में डाल देते हैं हर साल, चोकिंग मरीन लाइफ, जो कि मरीन लाइफ को जो है नुकसान करते हैं। देयर आर सेवरल अदर फॉर्म्स ऑफ पोल्यूशन एज अ रिजल्ट द मरीन इन्वायरमेंट इज अंडर थ्रेट, तो इन सब के चलते जो मरीन इन्वायरमेंट है वो खतरे में है, ठीक है। ओवर फिशिंग हो रही है, एक्सेसिव फिशिंग हो रही है, ये भी इसका एक कारण है, ठीक है। डिक्लाइन ऑफ मरीन लाइफ, जिसके चलते जो मरीन लाइफ है उसमें डिक्लाइन देखने को हमको मिलता है। इट इज़ आवर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट ओशंस फॉर द फ्यूचर ऑफ द प्लानट एंड ऑफ ह्यूमैनिटी, तो ये हम सबकी एक जिम्मेदारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम क्या करें, ओशन को प्रोटेक्ट करें, है ना, फ्यूचर के लिए, अपने प्लेनेट के और मानवता के फ्यूचर के लिए इसको हम सब मिलजुल कर जो है प्रोटेक्ट करें, ठीक है। और बिफोर भी मूव ऑन, हम कुछ लास्ट में जो चैप्टर का कंक्लूजन पढ़ लेते हैं। देखिए, द अर्थ सरफेस हैज़ वास्ट वाटर बॉडी, जिनको हम ओशन कहते हैं, और बहुत बड़े जो लैंड मास होते हैं उनको हम कॉन्टिनेंट कहते हैं। ओशंस आर इंटरकनेक्टेड, सब आपस में जुड़े हुए होते हैं, है ना। कॉन्टिनेंट में भी काउंटेड इन वेरियस वेज, है ना, हम क्वेश्चन को जो कॉन्टिनेंट को अलग अलग तरह से गिन सकते हैं, जैसे 4 5 6 7 इस तरह से गिन सकते हैं। द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैज़ मोर लैंड, है ना, यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर के हिसाब से देखा जाए तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड ज़्यादा है और सदर्न में वाटर ज़्यादा है। ओशन सपोर्ट ऑल काइंड ऑफ मरीन लाइफ, हर तरह की मरीन लाइफ को सपोर्ट करते हैं ओशन, एंड प्ले अ क्रिटिकल रोल इन वर्ल्ड क्लाइमेट, तो वर्ल्ड क्लाइमेट में इनका एक बहुत अच्छा रोल है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, है ना। दे आर नाउ सीरियसली अफेक्टेड, इनको अफेक्ट किया जा रहा है ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा, जिसके चलते हमें क्या ज़रूरत है, हमको कलेक्टिव प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, हम सबको मिलकर इनको बचाना होगा, है ना, क्योंकि हमारे अर्थ के मोस्ट इंपॉर्टेंट डोमेन्स है, ठीक है। चलिए, इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। किसी का कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।